प्राण का वर्णन किया गया है। 5 प्राण का भी वर्णन किया गया है। हठ प्रदीपी इसमें 5 प्राण बताया गया है। शिव संहिता में कितने प्राण बताए गए हैं? शिव संहिता में 10 10 10 वायु 10। का वर्णन किया 10 गया प्राण का है। वर्णन 10। किया गया यहाँ है। पे सिर्फ 5 वायु का वर्णन किया गया है। शिव संहिता में 10 का वर्णन किया गया है, यहाँ पर 5 का वर्णन किया गया है। कर्म की बात आती है। कर्म, यहाँ 2 प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया है। योग सूत्र में कितने प्रकार का कर्म का वर्णन किया गया है? 3। 4 4 प्रकार के। प्रकार का। योगी 4 वाला मिला के प्रकार। 4। हाँ, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल 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 कृष्ण एंड कृष्ण शुक्ल है कृष्ण। मिश्रित और शुक्ल कृष्ण रहित दोनों योगी के जो कर्म होते हैं, तो उसमें 4 प्रकार। गीता में कितने प्रकार का वर्णन किया 3 गया है कर्म 3 का? 3 प्रकार 3 के। सर प्रकार ये है का। कर्म अकर्म 3 विकर्म। प्रकार का। कर्म है हाँ, कर्म कर्म अकर्म विकर्म, विक्रम। 3 प्रकार का कर्म। और योग बीज में 2 प्रकार का 2 कर्म का प्रकार का वर्णन कर्म। किया गया है। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखते हैं, फिर ग्रंथि का वर्णन किया गया है। ग्रंथि भेदन का बात किया। ग्रंथि भेदन का जब बात किया है कि भस्त्री से ग्रंथि भेदन होता है, तो ग्रंथियों का भी तो वर्णन करेंगे। ग्रंथि का वर्णन किया गया है। कितनी ग्रंथियां हैं? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ होती है? हृदय के पास में, हृदय के अनाहत पास। चक्र के पास में ब्रह्म ग्रंथि होती है। विष्णु ग्रंथि कहाँ होती है? विष्णु ग्रंथि कहाँ होती है? ये गले में होती है। ये विशुद्धि चक्र पर विष्णु ग्रंथि होती है। रुद्र ग्रंथि कहाँ होती है? यह आज्ञा चक्र जो आज्ञा है, चक्र। रुद्र ग्रंथि है। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कौन सी अवस्था में होता है हठ प्रदीपिका के अनुसार? आरंभ अवस्था। आरंभावस्था। निष्पत घटावस्था में विष्णु निष्पत ग्रंथि का भेदन होता है। निष्पत्ति शुरुआत अवस्था में रुद्र ग्रंथि का। परिचया में नहीं होता है। परिचया में प्राण आज्ञा चक्र में पहुंचता है और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद सिद्धि की बात की गई है। सिद्धि, सिद्धि क्या है? सिद्धि एक कल्पित सिद्धि है, एक अकल्पित सिद्धि। 2 प्रकार की सिद्धि का वर्णन किया गया है। कल्पित सिद्धि, अकल्पित सिद्धि। यह कल्पित सिद्धि क्या है? कल्पित सिद्धि जो होती है अस्थाई होती है। अकल्पित सिद्धि स्थाई सिद्धि होती है, परमानेंट प्राप्त हो सर जाती है। सर ठीक एक मिनट है। थोड़ा रोकना चाहूंगा सर। सर जो हाँ ब्रह्मा नीरज जी, सर ब्रह्मा ग्रंथि है उसका आपने कहाँ स्थान बताया था? क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा ग्रंथि का स्थान कहाँ बताया था आपने? ब्रह्मा ग्रंथि जो है अनाहत चक्र के सर पास में मूलाधार होती है। मूलाधार चक्र का सर कहीं पढ़ा था मैंने योग बीज में। क्या है मूलाधार चक्र का? स्थान उसका ब्रह्मा ग्रंथि का। आपकी आवाज कट रही है। सर मूलाधार चक्र का सुना था मैंने, वहीं कहीं पढ़ा था मैंने। नहीं नहीं नहीं, मूलाधार नहीं। ब्रह्मा विष्णु 3 ही ग्रंथियां होती हैं, एक अनाहत चक्र, एक विशुद्धि चक्र, एक आज्ञा चक्र। ठीक है सर। ठीक है, फिर हमने क्या देखना है? कर्म हो गया, सिद्धि हो गई। अब ज्ञानी की बात कहते हैं। ज्ञानी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। कुछ तो परिपक्व ज्ञानी होते हैं, परिपक्व जो पक्के हुए हैं। कुछ अपरिपक्व होते हैं, जो नए नए साधक। जैसे कुछ साधक होते हैं नए नए, अभी यहीं पे हैं। कितने लोग हैं पढ़ रहे हैं, कितनी संख्या है? इसमें से कुछ लोग परिपक्व होंगे, जो 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, उनकी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उनका नीर क्षीर विवेक जो क्या है, सभी पॉइंट को समझ रहे होंगे। कुछ अपरिपक्व हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी वो पके नहीं है, अभी पूर्णत्व तो नहीं मिला है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये ज्ञानी भी 2 प्रकार के हैं, परिपक्व, अपरिपक्व। ठीक है, ग्रंथि 3 हो ही गया। 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। ज्ञानी भी हो गया परिपक्व अपरिपक्व, सिद्धि हो गया कल्पित अकल्पित, कर्म
हो गया शुक्ल कृष्ण, प्राण हो गया 5 प्रकार का प्राण, ठीक है। अब पिंड की उत्पत्ति बताया गया है। पिंड की उत्पत्ति, यह पिंड क्या है? पिंड क्या है? यह पिंड है हमारा शरीर। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जो जो कुछ है इस शरीर में है। इस शरीर में जो कुछ है वो सब उस ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो इस पिंड की, इसको पिंड बोला गया है शरीर को। इस पिंड की उत्पत्ति किससे किससे होती है? तो 7 गुण से, 7 धातु से, 3 गुण से। 7 धातु और 3 गुण। तो 7 धातु कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसका हमें सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। अभी हमने कल या परसों एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न में सीक्वेंस पूछा गया था कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले हम भोजन करते हैं, उस भोजन से रस बनता है। भोजन जब पाचन होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होता है? रस का निर्माण होता है। ऑब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है? किसी को पता है? कौन सी कोशिका करती है? ऑब्जर्व करने का काम कौन बिल्ली, करता है? बिल्ली सर, हाँ, बिल्ली और भिलाई जो सर, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिल्ली भिलाई है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्वेलाई सर। हाँ अल्बुलाई में, लेकिन ये और उसके बाद भी कौन ऑब्जर्व करता है? हमने पढ़ा था अल्फा, बीटा और गामा। गामा सेल में क्या पाया जाता है? पेनक्रियाज में, जो क्या करता है? ऑब्जर्वेशन का काम करता है। हमने पढ़ा था कुछ ऐसा। सोमेटोस्टेनिन। हाँ, सोमेटोस्टेटिन। गामा जो सेल है, सोमेटोस्टेटिन क्या करती है? यही स्वांगीकरण का काम करती है। हाँ? तो ये रस जो होता है, विलई में जो रस ऑब्जर्व होता है, रस, फिर उसको क्या बना दिया जाता है? रक्त का निर्माण कर दिया जाता है। रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से मेद का निर्माण होता है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये 7 धातुएं हैं, इनका इस क्रम में निर्माण होता है। फिर उसके बाद बताया गया क्या? 3 गुण बताया गया। ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों और सप्त धातुओं के मेल से इस पिंड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया दुख मुक्ति का मार्ग। भगवान महर्षि पतंजलि ने दुख मुक्ति का मार्ग क्या बताया है? भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग क्या बताया है? भगवान बुद्ध ने कहा है अष्टमग्ग, अष्टांग। अष्टमग्ग को कहा है दुख निरोधिनी। ये क्या है? विशोधिनी। ये पथ है, गंगा है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। और भगवान महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है? यह दुख से मुक्ति का मार्ग है, योग। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नाथ मार्ग, क्योंकि नाथ संप्रदाय है, ये भी संप्रदाय है, ये भी एक वो धर्म है, संप्रदाय है इनका। तो नाथ संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं? मुक्ति जो मिलती है, मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति इस नाथ मार्ग से मिलती है, जिसको सिद्धि मार्ग कहा गया है। ज्ञान और योग की बात की गई है इसमें, ज्ञान की बात की गई है और योग की बात की गई है। ये क्या है? ये सिद्धि मार्ग है, मुक्ति मार्ग है, नाथ मार्ग है, ठीक है। इतनी बात करने के बाद फिर नाड़ी की बात की गई है। नाड़ी से भी प्रश्न आता है। शिव संहिता में आपको पता है कितनी नाड़ियों का वर्णन किया गया है? शिव संहिता में, शिव संहिता में कितनी नाड़ियों का वर्णन किया गया है? 14 और चित्रा नाड़ी से साथ 15। 14 मिला के 15 नाड़ी का वर्णन किया है। टोटल कितनी नाड़ियां शिव संहिता में बताई गई हैं? 15 नाड़ी। 14। 3.5 लाख
3.5 लाख। 3.5 करोड़ लाख नहीं। नाड़ियां बताई गई हैं। सर 3.5 लाख है ना? यूं समझा। हाँ, 3.5 लाख। अब इसमें से वहां बताया गया 14 प्रमुख हैं। 14 में एक चित्रा नाड़ी अति जो महत्वपूर्ण है। टोटल 15 नाड़ियां बताई गई हैं। इस प्रकार 14। से यहाँ पे प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी है? 21 है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शिव संहिता और योग बीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 21 में 21 नाड़ियों को प्रमुख बोला गया है। वहां पे चित्रा नाड़ी क्या है? वहां चित्रा नाड़ी प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे सुषुम्ना को प्रमुख बोला गया है। यहाँ पे सुषुम्ना प्रमुख बोला गया है और सुषुम्ना का एक नाम बोला गया है, विश्वधारिणी। विश्वधारिणी का मतलब क्या है? ये शरीर विश्व है, इसको धारण करने की क्षमता होती है सुषुम्ना में, विश्वधारिणी बोला गया है इसको। ठीक है, तो योग बीज में कितनी नाड़ियां प्रमुख हैं? 21 नाड़ियां प्रमुख हैं, जिसमें सुषुम्ना प्रमुख नाड़ी है, सर्व प्रमुख सबसे ज्यादा प्रमुख नाड़ी है। और इसमें इसको विश्वधारिणी कहा गया है। अहंकार के नाश से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये तो सर्वविदित है, सबको पता है। जब तक अहंकार होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अहंकार के नाश से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है। ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है। काकमत और मरकट मत का वर्णन है। काकमत और मरकट मत, ये दो मत हैं। काकमत और मरकट मत, इनका वर्णन किया गया है। काकमत, ठीक है, और मरकट मत, दो मत हैं, सिद्धांत कुछ है। मरकट होता है बंदर, काक होता है, काक क्या है? कौवा। कौवा जैसे चालाक होता है, चतुर होता है। मरकट जैसे उसको लाभ, जहां पे फल मिलता है वहीं दौड़ के भागता है। तो ये काक और मरकट के जैसे योगी का कुछ होना चाहिए कि अपना हित योगी को समझना चाहिए। अपना हित कहाँ पे है, जैसे कौवे को पता होता है, इतना तेज होता है, कोई व्यक्ति दूर से ही अगर उसको निशाना लगा रहा हो तो उसको पता चल जाता है। तो कोई आपको साध तो नहीं रहा है। बंदर के मरकट मत, मरकट जैसे बंदर इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उसकी जो स्थिति होती है उसको भी, उसके बारे में भी कुछ तुलना की गई है। तो यह काकमट और मरगट मरकट मत का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद योग का बीज है यह ग्रंथ, ये तो देखा ही। और शिव ही उत्पत्ति पालन संहार करता है, सभी क्लेशों को हरने वाले हैं भगवान शिव। योग बीज में इतना ही महत्वपूर्ण है, इसको ही पढ़ें। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो जितना क्लास कर लिए हैं उतने ही टॉपिक को कवर करें, नहीं तो क्या होगा, पीछे का तो छूट ही जाएगा, नया कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो क्लास कर चुके हैं, जो पढ़े हैं आज, उन्हीं को बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें, नई चीजों को देखने के बजाय। जिसकी तैयारी अच्छी है वो कर सकता है, लेकिन जो पहली बार दूसरी बार एग्जाम देने जा रहा है, नया टॉपिक बिल्कुल ना छुए। और फर्स्ट पेपर तो कदापि ना छुए। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि अगर पढ़ा नहीं है आपने, फर्स्ट पेपर छुएंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा फर्स्ट पेपर। अगर इसी पे फोकस करेंगे, यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहाँ क्या होता है, ब्रॉड सिलेबस होता है और मार्किंग जो होती है 20 क्वेश्चन तो लगभग सभी सही कर सकते हैं बिना पढ़े। फर्स्ट पेपर को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा तर्क बुद्धि है तो। बिना पढ़े हरिओम कोई, सर जी। हाँ प्रेम जी हरिओम। सर फर्स्ट पेपर का भी इम्पोर्टेंट करवा देना ना। वही ही मैं बोल रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट के नाम पे फंसना नहीं। इम्पोर्टेंट शब्द बड़ा लालची शब्द है, ये इम्पोर्टेंट करके जो है फंसा देता है।
नहीं देखना है। मैं बोल रहा हूँ आप 6 महीना सिर्फ फर्स्ट पेपर को दोगे, उसके बाद भी 27 क्वेश्चन पाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं तो ये अनुभव की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखना उसको कब देखना, जब एग्जाम देने के बाद आपके समय हो, आपके पास समय हो, फिर अच्छे से पढ़ो उसको। जिसकी तैयारी अच्छी है, फर्स्ट सेकंड पेपर मजबूत है, तो उसको और मजबूत करने का काम करो। कोशिश करो इसमें 90 प्लस मार्क आपको आ जाए, 90 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो जाए। 100 में 90 प्लस क्वेश्चन आप इस योग के पेपर में सही कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट पेपर में 80 प्लस मतलब 40 प्लस ऊपर जाना बहुत बड़ी बात है, और 30 प्लस जाना थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। अगर मेहनत करेंगे अच्छी खासी तो 30 क्वेश्चन प्लस जा सकते हैं। लेकिन 20 तो बिना पढ़े ही जा रहे हैं हम, तो उसमें क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। ठीक है ना। कुछ पीवाईक्यू हमारे हैं, जो पीवाईक्यू आज तो नहीं ला पाए हैं। सर जी पेपर कब होगा? हाँ देखिए, नवंबर में हो सकता है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, फर्स्ट या सेकंड वीक में नवंबर में। ठीक है। अच्छा, पेपर तो नहीं है आज का, लेकिन हम एक 5-10 मिनट में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं हम लोग ये सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का टॉपिक हमारा छूटा हुआ था, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार। भैया एक क्वेश्चन था। तो क्या बता रहे हैं आप अप्रोक्स हाँ, क्या चीज? एग्जाम का सर? अभी ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा कंफर्म नहीं है। ये तो यूजीसी की बात कोई जान ही नहीं सकता है। तो ये फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकता है, नवंबर की। ठीक है, अभी मिला सूर्य नमस्कार का भैया पीडीएफ। एक सूर्य क्वेश्चन था। नमस्कार के, हाँ बताएं। जैसे आपने बताया कि 20 फर्स्ट पेपर का 20 नंबर या फिर 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, या 20 नंबर मतलब 20 नंबर के लिए, या फिर 20 क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? 20 क्वेश्चन आप सही कर सकती हैं बिना पढ़े भी, अगर आपने आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक है तो। अच्छा। नेगेटिव मार्किंग होता है क्या सर उसमें? नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आता है। अगर आप आंख मूंद के भी बिना प्रश्न को पढ़े ही बी ऑप्शन लगा के चले आइए, तो कितना सही हो जाएगा? आप ही बताइए, कितना सही हो जाएगा? एक एवरेज कितना सही हो जाएगा? 10 तो हो ही जाएंगे। 10 कैसे हो जाएगा? 12 से नीचे तो होने का सवाल ही नहीं होता है। 12 से 15 तक तो बिना पढ़े आप प्रश्न को नहीं भी पढ़ोगे तो भी 12 से 15 सही होगा। 12 चौक 48, 4 ऑप्शन होता है भाई। अगर आप एक ऑप्शन को आंख मूंद के लगा के चले आओगे, ए या बी, ए में ज्यादा सही रहता है, ए ही लगा के चले आए, तो भी 12 से 15 क्वेश्चन तो बिना पढ़े सही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भगवान ने बुद्धि दिया है तो 5 क्वेश्चन आप पढ़ के समझ के आंसर करोगे तो 5 और बढ़ जाओगे, 20 तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है ना। कुछ समझ में आई बात? जी सर जी। हाँ, तो 15 तो हम बिना पढ़े, पेपर 15 क्वेश्चन तो बिना पढ़े हम जवाब दे सकते हैं। आप सिर्फ ए ऑप्शन या सी ऑप्शन सिर्फ आंख मूंद के पूरा 1 से शुरू करो, 50 तक सी ऑप्शन लगा के चले आओ, तो उसमें से तो आपका 100% 15 कोई आंसर कहीं सही गया ही नहीं है। 15 तो 100% आपको मिलना ही मिलना है। अब कुछ हम देखते हैं दिमाग भी सूर्य। लगा लेंगे, हाँ कुछ क्वेश्चन में दिमाग भी लगा लेंगे तो वो तो सही ही हाँ, होना है। अगर आपने दिमाग भी लगा दिया तो 15 के बजाय 20 सही हो जाएगा, और मजा आ जाएगा फिर। और अभी उसको 20 से 25 करने के लिए ना आपको 6 महीना खूब रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत आप सेकंड पेपर पे अभी कर रहे हो ना, वैसे ही मेहनत 6 महीने तक आपको फर्स्ट पेपर पे करना पड़ेगा, तब आप 20 से 25 जाओगे। ये भी समझ लो।
20 नंबर से 25 क्वेश्चन सही करने में आपको 6 महीना रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। 15 से 20 तो बुद्धि लगा के जा सकते हो, 20 से 25 जाने में आपको 6 महीना खूब मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाओगे। हाँ, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे ग्रंथों में किसी में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है? आवाज आ रही है? आ रही है सर आ रही है सर। हाँ, तो सूर्य नमस्कार का हमारे ग्रंथों में किसी में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं मिलता है। ये ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, योगियों के द्वारा एक बनाई गई एक व्यायाम है, समझिए एक एक्सरसाइज है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको इजाद किया है। इसमें ढेर सारे आसन को एक सीक्वेंस में दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं। इसमें कितने आसन हैं? कितने आसन हैं? सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? 7 आसन है और 5 रिपीट। हैं? 5 रिपीट करते हैं। 7 आसन। देखो, एक तो हो गया नमस्कार आसन, 7 आसन है गुरु जी, 12 स्टेप हाँ, है। हस्तासन रिपीट होता है, पाद हस्तासन रिपीट होता है, अश्व संचलन आसन रिपीट होता है, इसके बाद पर्वत आसन